प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मोदी इस्तीफा दे दें, बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल सकी इसलिए मोदी को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मुतालबा। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 हलकों पर कामयाबी के बाद मुंतखब अरकान की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हो गया। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में बरकरार रहने का किया ऐलान। तायीद का मकतूब मोदी के हवाले करने की है इत्तला। एनडीए की अगली हुकूमत के क़याम से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। सदर जमहूरिया मुर्मू से की मुलाकात। मोदी की नाक कट गई, हमको बिलानाक वाला वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, पहले वो माने कि वो इंसान है। शिवसेना लीडर संजय रावत की ज़बरदस्त नुक्ताचीनी। नीतीश कुमार एनडीए मीटिंग में कर रहे हैं शिरकत। 8 जून को एनडीए हुकूमत की हलफबरदारी का इम्कान। और गाजा समेत फ़लस्तीन में साफ पानी बड़ा मसला बन गया। हर उम्र के अफराद को मुश्किलात। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी से मुतालबा किया कि वो ओहदा छोड़ दें। चूँकि बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल सकी इसलिए मोदी का फिर एक मरतबा वज़ीर आज़म न बनना बेहतर है। रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और अब वो रियासत के उमूर पर तवज्जो देंगे। मेरा सुझाव मोदी जी को, मोदी जी का गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं एक ही मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके वारंटी की गारंटी खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात रहा ये जो अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस या कोई आए कोई गए, ये जिम्मेदारी मेरे नहीं है। मेरे जिम्मेदारी है तेलंगाना सरकार चलाने का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को चलाने का जिम्मेदारी है। मैं गैर जिम्मेदारी के काम नहीं करता हूँ। जो जिम्मेदारी लोग हैं वो जिम्मेदारी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। वो यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली में होगी। आपको कुछ भी अगर ऐसा ही कुछ संशय रहा तो मुझे पूछो, मैं दिल्ली में फिर पूछ लेके फिर वापस बोलूँगा। मैं ताल्लुकात है, कौन किससे पहचानते नहीं। जितने सारे लोग हैं, नीतीश कुमार जी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किए, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ किए, सो वाले आज एनडीए के अलायंस में है, या एनडीए में जो लोग हैं अभी इंडिया अलायंस में भी है। ये सब सारे प्रदेश लेवल पे चर्चा नहीं होने वाले हैं, नेशनल लेवल पे चर्चा होने वाले हैं। नेशनल लेवल पे अभी अलायंस का, इंडिया अलायंस का कुछ मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में जो तय करेगा वो हिसाब से इंडिया अलायंस आगे जाएगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने रियासत में 8 लोकसभा हलकों पर कामयाबी दर्ज की, जिसके बाद आज नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के नए लोकसभा अरकान को मुबारकबाद पेश की। माजी में कांग्रेस के अरकान की तादाद सिर्फ 3 थी। अब कांग्रेस ने वरंगल, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, जहीराबाद और पेद्दापल्ली पर भी कब्जा किया है। वरंगल से कांग्रेस उम्मीदवार कडिम काव्या ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश को 2 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी। भोंगी से कांग्रेस उम्मीदवार किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार बी नरसिया गौड़ को 2 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी है। मजलिस के सदर असद ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना में बेहतर मुजाहरा किया है और 8 सीटें जीती है। असद ओवैसी ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीआरएस के कैडर ने बीजेपी का साथ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को भी तेलंगाना से पार्लियामेंट की 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी अवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने यह भी कहा कि उन्होंने 10 सालों से बीजेपी की शदीद मुखालिफत की है और हर वो बिल जो अक़लियतों के लिए मसला बन सकता था उसकी भरपूर अंदाज में उन्होंने मुखालिफत की। उन्होंने भी कहा कि बेहतर होगा कि मोदी अगले वज़ीर आज़म ना बने। देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक शायद में वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है नहीं, मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार अभी नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूं उस बात। तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल की लेने वाली एनडीए मीटिंग का हवाला दिया और अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली में रहेंगे। इस बयान से साफ जाहिर हो गया कि वो इंडिया इत्तेहाद में नहीं आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान नायडू ने कहा कि वो बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के हिस्से के तौर पर इत्तेहाद की तायीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में उनका काफ़ी तजुर्बा है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तायीद का मकतूब मोदी के हवाले भी कर दिया। No, don't bother. No, hear me, I say. You are very loud. You want news, always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report to you. Thank you. आंध्र प्रदेश के सुबुकदोश चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त के बाद कहा कि उन्हें इस किस्म के चुनाव नतीजे की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जगन ने कहा कि हुकूमत ने 2019 की चुनाव मुहिम में अवाम से किए गए वादों को भी पूरा किया और उनकी हुकूमत ने ख़वातीन, बच्चों और पेंशनर्स की भी मदद की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हार क्यों हुई है। खम्मम लोकसभा हल्के से नाकाम बीआरएस लीडर नामा नागेश्वर राव ने कहा कि जीत हार इंतखाबी सियासत का हिस्सा है। अगर वो खम्मम से हार भी गए लेकिन वो खम्मम में रहेंगे और खम्मम की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी लालच के बगैर 5 साल खम्मम के आवाम की खिदमत करते रहे हैं।
नलगुंडा लोकसभा हल्के की बात की जाए तो कांग्रेस की कामयाबी बीआरएस और बीजेपी कायदीन के आपसी इख्तिलाफ की वजह से हुई है। मुबस्सिरीन का कहना है कि बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवार कमज़ोर थे। टिकट से महरूम कायदीन और उनके हामियों ने चुनाव मुहिम में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। इस वजह से बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवारों को ज़्यादा वोट नहीं मिले और कांग्रेस उम्मीदवार के रघुवीर को शानदार कामयाबी हासिल हुई। शहर हैदराबाद के ताड़बन के ये मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगह जगह गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। मस्जिद के मुसल्लियों को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने मुकामी अवाम से इस मामले पर बातचीत की। ताड़बन एक्स रोड हाँ। ये जो पूरी जो गंदगी है, पूरा कंजाल भरा हुआ है रोड के ऊपर। हाँ। ये कब से है और कहाँ से आ रहा है? ये 3-4 साल से ऐसा ही चलते रहता है। कितना बार कंप्लेंट भी हम लोग किए तो कभी आके साफ कर जाता है, बाकी ये सब ऐसा ही भरे रहता है। एक बार तो कम से कम दिन में जरूर पानी फेंकेगा, फिर वापस खींच लेता है। तो ये नाला है ये? हाँ, बहुत बड़ा नाला है, बहुत बड़ा नाला है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज लगातार दूसरे दिन ज़बरदस्त बारिश हुई। चंद मकामात पर बरक़ी मसदूद हो गई। ट्रैफिक जाम की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। गर्मी की शिद्दत में किसी कदर कमी आई है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और अब आई नाज़रीन रुख करते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA की अगली हुकूमत के क़याम से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी वज़ारती कौंसिल के साथ अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश कर दिया है। इससे 17वीं लोकसभा की तहलील की राह हमवार हो गई। सदर जमहूरिया ने मोदी को नई हुकूमत की तश्कील तक ओहदे पर बरकरार रहने की हिदायत दी है। मोदी की नाक कट गई, हमको बिला नाक वाला वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहिए। पहले वो माने कि वो इंसान है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने ये बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली, इसे तस्लीम किया जाए। आइए देखते हैं ये बयान। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। भगवान के अवतार, खुद भगवान, उनका पराभव हो गया है, वो पराजित हो गए। स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235, 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं है। क्या ये बहुमत है? कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने, 240। ईडी सीबीआई का आंकड़ा है,
ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे हैं तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। उनको सरकार बनाने का, तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कदम को रोकने में बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि वो इंडिया इत्तेहाद लीडरों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल का लाए अमल तय करेंगे। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें, उसमें मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। जनता ने जो सहयोग दिया है, जनता ने जो समर्थन दिया है, जनता ने एक नई आस के साथ, जनता ने एक उम्मीद के साथ जो सहयोग किया है, उसके लिए जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका सलाम करता हूं। साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। अभी दिल्ली जाएंगे? हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या लगता है ये गवर्नमेंट बना लेगी एनडीए या आप लोग? देखिए, नंबर की बात है, नंबर की बात है। तो उनको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने नए सियासी जोड़तोड़ के साथ एक नई तस्वीर भी पेश की है और इस दौरान अच्छी खबर यह है कि लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद 26 है, जबकि कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। अहम बात यह भी है कि पिछले साल जहां मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 115 थी, वहीं जीतने वालों की तादाद 26 रिकॉर्ड हुई थी। यानी कि इस मरतबा उम्मीदवार कम थे लेकिन कामयाबी का तनासुब ज़्यादा। दूसरी खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे ने मुस्लिम वोटों की अहमियत को दोबारा जिंदा किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल और बिहार की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स की खामोशी ने बड़े खेल की स्क्रिप्ट तैयार की, जिसने एनडीए का खेल बिगाड़ा। समाजवादी पार्टी के इकरा हसन चौधरी और जियाउर रहमान ने शानदार कामयाबी दर्ज की। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का भी तस्करा करेंगे, जिन्होंने रामपुर सीट पर जीत हासिल की। एक और अहम नाम तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान का है, जिन्होंने कांग्रेस के गढ़ बहरामपुर में तजुर्बेकार अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। हैदराबाद के असद ओवैसी समेत और दीगर कई नाम हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। आज एनडीए का दिल्ली में इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। नरेंद्र मोदी ने इजलास की सदारत की, जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इजलास में मोदी के बाजू बैठे देखे जा सकते हैं। बीजेपी को अपने तौर पर सिर्फ 240 सीटें ही मिली, सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, जिसके बाद मोदी को चंद्रबाबू नायडू और दीगर हलीफ जमातों का सहारा लेना पड़ा। इम्कान है कि 8 जून को एनडीए हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी फैक्टर ख़त्म हो गया, हम इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने से कबल मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार भी इसी तैयारे में दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराया। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक ही तैयारे में सामने की नशिस्त पर नीतीश कुमार और पीछे की नशिस्त पर तेजस्वी यादव के एक ही साथ सफ़र का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहे।
और आपको ये भी बताते चले कि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इंडिया इत्तेहाद मुस्तकबिल का प्लान बनाएगा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और दस्तूर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और अवाम इसकी मालिक है, इसने सही फैसला किया और मौजूदा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल किया है। जब मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी बहुत रही है। जिस हिसाब से तानाशाही चली है, नफरत की राजनीति, मुसलमान भाइयों के प्रति इन्होंने घृणा फैलाने का काम किया। जैसे कि सीटों कम आई है सर। हाँ, थैंक यू। और अब प्राइम टाइम के आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन की। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने कहा कि गाज़ा पट्टी में ईंधन की कमी की वजह से पानी साफ़ करने वाले अहम प्लांट्स ने काम करना छोड़ दिया। लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है, बका एक बड़ा चैलेंज बन गया है। पानी साफ़ करने के प्लांट की बंदिश से खानदानों बशमूल बच्चों को पानी हासिल करने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इसराइली काबिज़ काम से फौरी तौर पर साफ़ पानी तक रसाई फराहम करने का भी मुतालबा किया। 7 मई को इसराइली फ़ौज ने मिस्र के साथ रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग पर कब्ज़ा किया, जो इंसानी इमदाद के दाखिले और बीमारियों और ज़ख्मियों के सफ़र के लिए अहम गुज़रगाह समझी जाती थी। ख्याल है कि जंग की वजह से फ़लस्तीन के बुनियादी ढांचे का 70% से ज़्यादा तबाह हो गया और गज़ा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग की वजह से गुंजान आबाद इलाका कहत की लपेट में आ गया है और जंगबंदी की अब तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मोदी इस्तीफा दे दें, बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल सकी इसलिए मोदी को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मुतालबा। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 हलकों पर कामयाबी के बाद मुंतखब अरकान की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हो गया। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में बरकरार रहने का किया ऐलान। ताईद का मकतूब मोदी के हवाले करने की है इत्तला। एनडीए की अगली हुकूमत के क़याम से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। सदर जमहूरिया मुर्मू से की मुलाकात। मोदी की नाक कट गई, हमको बिला नाक वाला वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, पहले वो माने कि वो इंसान है। शिवसेना लीडर संजय रावत की ज़बरदस्त नुक्ताचीनी। नीतीश कुमार एनडीए मीटिंग में कर रहे हैं शिरकत। 8 जून को एनडीए हुकूमत की हलफबरदारी का इम्कान। और गाज़ा समेत फ़लस्तीन में साफ़ पानी बड़ा मसला बन गया। हर उम्र के अफराद को मुश्किलात। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।